तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां से अगर आज भी कोई देर रात गुजरा तो सुबह के वक्त उस इंसान की लाश ही मिली। पर एक रात जब मैं उस रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था तो मुझे उस स्टेशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। पर जब मेरा सामना उस भयानक साय से हुआ तो मैं उस स्टेशन के रग रग से वाकिफ हो गया। पर उस रात मैं मौत के मुंह से कैसे निकला ये तो बस मैं ही जानता हूँ। आखिर दोस्तों, कौन सा है भारत का ये रेलवे स्टेशन और क्या है मेरी पूरी खौफनाक घटना, तो आइए जानते इस कहानी को और भी विस्तार से। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं हरदासपुर का रहने वाला हूँ और मैं हरदासपुर से काफ़ी दूर एक शहर की एक कंपनी में काम करता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि जून का महीना चल रहा था, यानी कि गर्मियाँ अपनी चरम पर थी। मैं उस रोज पंखे के नीचे बैठे अपने काम में बिजी था कि तभी मेरा साथी मेरे पास आया तो उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि ज़रूर कोई बात है जिस वजह से अरुण यानी कि मेरा साथी बहुत ही परेशान है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बोलता कि तभी उसने मुझे अपना फ़ोन थमा दिया और जब मैंने फ़ोन पर बात की तो मुझे पता चला कि फ़ोन पर मेरी बुआ है जो रोते बिलखते हुए बोल रही थी कि तुम्हारे फूफा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, ये सुनते मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैंने अपना लटका हुआ मुंह जब अरुण की ओर किया तो उसने मुझे समझाते हुए छुट्टी लेने को कहा और जब मैं अपने मालिक के केबिन में पहुंचा तो मैंने सारी बात मालिक को बता दी और उसी वक्त छुट्टी लेकर मैं निकल पड़ा अपने रूम की ओर। पहले तो मैंने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और फिर तुरंत ही निकल गया बस स्टैंड की तरफ। और जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो पता चला कि बस के आने में अभी कुछ वक्त है और जब मैंने घड़ी में समय देखा तो पता चला कि अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद बिराजनगर जाने वाली बस आई, तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली और लगभग आधा घंटे के बाद बस भी पूरी तरह से भर गई और बस ने भी अब चलने का हॉर्न दे दिया। और फिर जब बस रात के ठीक 9:30 बजे बिराजनगर चौराहे पर पहुंची तो मेरे अलावा उस वीरान इलाके में कोई भी सवारी बस से नहीं उतरी, यानी कि पूरी बस के अंदर सिर्फ मैं अकेला ही यात्री था बिराजनगर के लिए। उस वीरान सुनसान इलाके में बस मुझे उतार कर वहां से आगे बढ़ गई। अब मुझे उस चौराहे से सिंघौली गांव के लिए पैदल रास्ता तय करना था जो कि यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर था। और जब मुझे आसपास कोई नहीं दिखा तो मैंने अपने कदम आगे की ओर बढ़ा लिए और अपना बाकी का सफ़र पैदल ही तय करने लगा। पर जब मैं आगे 2 कच्चे रास्तों पर पहुंचा तो मैं इस सोच में पड़ गया कि इनमें से आखिर कौन सा रास्ता सिंघौली के लिए जाता है। दरअसल मैं काफ़ी सालों बाद अपनी बुआ के घर जा रहा था और जब से लेकर अब तक यहाँ के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हो गया था, जिस वजह से मुझे रास्ते का सही से याद नहीं आ रहा था। अब दोनों ही कच्चे रास्ते थे तो मैं बिना ज़्यादा सोचे समझे एक रास्ते पर चल पड़ा। वहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं था जिससे मैं रास्ते के बारे में पूछ लेता और ना ही तो कोई मोबाइल फ़ोन था। मैं बस अपने रास्ते आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं कुछ दूर और पहुंचा तो मुझे सामने कुछ घर जैसे दिखाई दिए। मुझे लगा कि शायद गांव आ गया है। एक तो रात भी काफ़ी हो चुकी थी और ऊपर से अंधेरे पाग चल रहे थे जिस वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर मुझे कोई घर तो नहीं दिखा, पर जब मैंने सही से आसपास की जगह को निहारा तो पता चला कि वो कोई पुराना खंडर पड़ा एक रेलवे स्टेशन है, यानी कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया था। मैं फौरन ही वहां से निकलने लगा, पर जब मैंने वहां से अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने उस ओर देखा तो मुझे उस अंधेरी रात में सिवाय सन्नाटे के कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं हैरान था कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये आवाज़ किसने दी थी। जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मुझे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डर महसूस होने लगा। अब मैं वहाँ से जल्दी ही निकलना चाहता था, पर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जब मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मेरे बढ़ते कदम एकदम से ठिठक गए। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। एक पल के लिए मैं ये भूल गया था कि मैं हूँ भी या नहीं। मैं बस एकटक उसे देखता ही रह गया। मेरी फटी आंखें कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख एक तेज चीख के साथ खुली तो मैंने पाया कि 2 से 3 लोग एक लड़की को पकड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं उनकी नज़र में आता कि मैं झट से वहीं पर खड़ी
एक टूटी छोटी सी दीवार के पीछे छिप गया और फिर वहां से उस लड़की के साथ हो रहे नज़ारे को देखने लगा। वो नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो उसी वक्त अपना दम तोड़ देता। दरअसल वो जो आदमी थे उस लड़की के साथ रेप कर रहे थे। 2 लोगों ने उसे पकड़ रखा था और उनमें से एक बंदा अपने काम को अंजाम दे रहा था, जिस वजह से वो लड़की बेबस उन दरिंदों का तड़पते हुए शिकार बन रही थी। फिर कुछ ही देर में उस लड़की की वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी बंद हो गई और एक एक करके उन तीनों ने अपना काम पूरा किया। और जब उनका ये काम पूरा हुआ तो उनमें से एक ने उस लड़की के छाती में छुरा भोंक दिया और जैसे वो छुरा उस लड़की के छाती में घुसा कि उस लड़की की एक जोरदार चीख निकल गई और फिर उसके बाद वो खामोश हो गई। पर उस लड़की की चीख मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मैं ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो चुका था। मैं घबरा गया था कि कहीं उन दरिंदों की नज़र मुझ पर न पड़ जाए। अगर उन्होंने देख लिया तो उस लड़की की तरह मैं भी मारा जाऊंगा। खैर अभी मैं ये सब खौफजदा बातें अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी उन तीनों ने उस लड़की को एक बोरे में भर दिया और वहीं पर पटरियों के बीच में उसे ठिकाने लगा दिया। पर मेरे पांव तले जमीन तो तब खिसक गई जब वो लोग उस लाश को ठिकाने लगाने के बाद मेरी ओर बढ़ने लगे। अब मुझे डर सता जा रहा था कि कहीं इन लोगों ने मुझे देख लिया तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे। लिहाजन मैं चुपचाप वहीं पर सांस रोके नीचे पड़ गया, लेकिन उनके जमीन पर पड़ते कदम मेरी सांसों पर अपना दबाव डाल रहे थे। जैसे जैसे वो मेरे नज़दीक आ रहे थे तो वैसे वैसे मेरे शरीर में कपकपी छोड़ती जा रही थी। मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाले रखा, पर मेरी जान में जान तब आई जब वो तीनों दरिंदे वहां से चले गए। और फिर जब मुझे लगा कि वो जा चुके हैं तो मैं धीरे से उठा और शोर देखा जिधर उन लोगों ने उस लड़की की लाश को बोरी में रखा था। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि अब वो बोरी वहां पर मौजूद नहीं थी, जो वाकई में एक चौंका देने वाली बात थी। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं उस ओर जाकर देख लूं, क्योंकि मैं पहले से ही काफी डरा हुआ था। पर मैं जैसे ही वहां से उठा तो मुझे एक जोरदार ठोकर लगी और फिर जब मैंने उस चीज को देखा जिससे मुझे ठोकर लगी थी तो मैं दंग रह गया। मेरी बची कुछ सांसें भी अब टूटने को हो गई थी। दरअसल वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही बोरी थी जिसमें उस लाश को बांधा गया था। इससे पहले मैं कुछ करता, यानी कि वहां से उठकर भागने की कोशिश करता, कि तभी उस बोरी में हलचल होने लगी, जिसे देखकर मैं और भी ज्यादा खौफजदा हो गया। मैं हड़बड़ाते उठा और सीधा वहां से भागा। पर जैसे मैं उस स्टेशन के बाहर निकलने वाला था कि तभी मुझे वही तीनों लोग वहां पर खड़े दिखाई दिए जिन्होंने उस लड़की को मारा था। यानी कि अब मैं उन सभी के जाल में फंस गया था। अभी मैं उनसे कुछ कहता कि तभी उन तीनों की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी थी और देखते ही देखते वो तीनों जने एक भयानक शक्ल में बदल गए। यानी कि अब वो एक शैतान का रूप ले चुके थे। उन तीनों को अपने सामने यूं खड़ा देख मैंने अपने जीने की उम्मीद तक खो दी थी। इससे पहले कि मैं वहां से भागता कि तभी उन तीनों ने मुझे एकदम से धर दबोचा, जिस वजह से मैं बुरी तरह से वहीं जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि मेरी सांसें रुकती कि तभी वहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ धमका, जिसे देखते ही वो तीनों जोर से चिल्लाने लगे और देखते ही देखते वो एकदम से गायब हो गए। जब मैंने देखा कि अब वो शैतान गायब हो चुके हैं तब जाकर मैंने एक राहत की सांस ली। पर मुझे क्या मालूम था कि मेरी चंद चैन की सांसें कुछ ही देर में दुख का कारण बन जाएंगी। पहले तो मैंने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और ये कहते ही मैंने उनसे वहां से जाने का रास्ता पूछा, पर उस आदमी ने मुझे कोई रास्ता नहीं बताया और एक धीमी आवाज में बोला, चुपचाप मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये आदमी भी कोई आत्मा ना हो, पर जैसे वो आदमी चलने को हुआ कि तभी जोर से रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज की ओर गौर किया तो वो आवाज वहीं पास से आ रही थी। मैंने पहचान लिया था कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की है जिसे कुछ देर पहले उन गुंडों यानी कि शैतानों ने मारा था। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊं, पर जैसे उस बूढ़े आदमी ने कहा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। लिहाजन मैंने भी उस बूढ़े आदमी की बात मान ली और उसके पीछे पीछे चल दिया। उस अंधेरे रात में पता नहीं वो आदमी मुझे कहां पर लेकर जा रहा था। मैं बस मन में अपना डर छुपाए उसके पीछे पीछे चलता गया। फिर कुछ देर के बाद वो आदमी
एक जगह पर जाकर रुक गया। वो जगह दिखने में तो रेलवे स्टेशन की ही थी, पर बड़ी अजीब सी जगह थी। वहां पर मुझे उस आदमी के साथ साथ किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर और कोई भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक अजीब सी छाया कभी मेरे बगल से गुजर जाती तो कभी हवा की तरह मेरे ऊपर से गुजर जाती। मैं सोच रहा था कि मैं किस जगह पर आकर फंस गया हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। ये सब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो उस आदमी ने मुझे कुछ देर तक तो वहीं पर चुप रहने को कहा और फिर जाकर बोला, देखो तुम यहाँ के मायाजाल में फंस चुके हो। अगर तुम यहाँ से सही सलामत बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने वो काम कर दिया तो तुम बच जाओगे। पहले तो उस आदमी की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ी, पर जब उसने मुझे एक तरफ हाथ करके इशारा किया तो मैंने पाया कि वहां पर वही बोरी रखी हुई है जिसमें एक लाश थी। उस बोरी को देखते मेरे रोंगटे एक बार फिर से खड़े हो गए। मेरे अंदर पहले जैसा डर फिर से पैदा हो गया। पता नहीं ये आदमी अब मुझसे क्या चाहता था कि तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हें इस बोरी को स्टेशन के पीछे जो एक शमशान है उसमें जाकर इसे एक गड्ढे में गाड़ देना है, मगर जब तुम वहां से जाओ तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हम हिंदुओं के रीति रिवाज के मुताबिक मुर्दे को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। और हाँ, इस बोरी को ले जाते वक्त तुम्हें वही तीनों शैतान मिलेंगे और तुम्हें परेशान भी करेंगे, यहाँ तक कि वो तुम्हारी जान तक ले सकते हैं, मगर तुम्हें उनसे किसी तरह से बचते हुए इस काम को अंजाम देना होगा। तभी उस आदमी ने मुझे 3 काले नींबू दिए जिन पर लाल रंग का कुछ लगा हुआ था। देखने में वो शायद कुछ सिंदूर जैसा था, जिन्हें उस आदमी ने मुझे उस शैतानों के ऊपर एक एक करके फेंकने को कहा। दोस्तों, इससे पहले मैं उस लाश वाली बोरी को वहां से ले जाता कि तभी मैंने उस आदमी से कहा, पर इस बोरी में तो एक लड़की की लाश है और ये लड़की है कौन? तभी उस आदमी ने बताया कि इस बोरी में वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी की ही है। दोस्तों, जब मैंने उसके मुंह से ये सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसने आगे बताते हुए कहा कि मेरी बेटी का नाम सपना है और वो बहुत ही समझदार थी। एक दिन शाम के वक्त वो काम पर से घर लौट रही थी। हल्का अंधेरा छाया हुआ था, पर न जाने कब उन दरिंदों की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई और वो उसे जबरदस्ती उठाकर रास्ते से स्टेशन के अंदर ले आए। ये स्टेशन पहले से खंडर पड़ा था, तो यहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से उन गुंडों ने उसके साथ हैवानियत की और फिर उसे मौत के घाट उतार डाला। जब रात के वक्त मैं सपना को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचा तो मेरी नजर इस बोरी पर पड़ी जिसमें से कराहने की आवाज आ रही थी। जब मैंने बोरी को खोलकर देखा तो मैं जीते जी मर गया और दिल के दौरे की वजह से मेरी भी मौत हो गई। पर मैंने किसी तरह उन दरिंदों को तो मार दिया है, लेकिन मैं अभी तक अपनी बेटी की आत्मा को शांत नहीं कर पाया। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत ही दुखी हुआ। एक बूढ़े बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वो अपनी बेटी की आत्मा को मुक्ति भी नहीं दिला सका। लिहाजन मैंने उस बोरी को किसी तरह से अपने कंधे पर रखा और उस आदमी के बताई जगह पर पहुंचा। पर जैसे मैंने उस जगह पर उस बोरी को रखा कि तभी मेरे पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया और हाथ रखते मैं एकदम से सकपका गया। और जब मैंने पीछे देखा तो वही तीनों शैतान थे। पर अच्छी बात तो ये थी कि मुझे उन 3 नींबुओं वाली बात याद आ गई। मैंने तुरंत ही वो नींबू निकाले और उन तीनों शैतानों पर फेंक दिए। मेरे ऐसा करते ही वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे और हवा में धुआं हो गए। फिर मैं तुरंत ही उठा और जल्दी से वहीं पर नरम मिट्टी वाली जगह पर एक लकड़ी से गड्ढा किया और उस बोरी को गड्ढे के अंदर दबा दिया। और फिर मैं तुरंत ही वहां से बिना पीछे मुड़े आगे की ओर चलता रहा। पर जब मैं शमशान के मेन द्वार से बाहर निकलने वाला था कि तभी मुझे एक जोरदार ठोकर लगी, जिस वजह से मेरा सर एक पत्थर से जा टकराया और वो चोट इतनी जोर से लगी थी कि मुझे चक्कर आ गए और मेरी आंखों में अंधेरा छा गया, जिस वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास 3-4 लोग खड़े थे जिन्होंने मुझे उठाकर वहीं मेरी बुआ के घर पहुंचाया। और जब मुझे लगा कि अब मैं अपनी बुआ के घर पर हूं, तब जाकर मुझे राहत की सांस मिली। तभी मैंने देखा कि मेरी बुआ फूफा जी की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी थी, इसलिए मैंने उन्हें उस वक्त कोई भी बात बतानी ठीक नहीं समझी। पर किसी तरह उस रात में उस भूतिया स्टेशन से बचकर निकल आया, नहीं तो मैंने तो अपनी जिंदा रहने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। पता नहीं भगवान का क्या आशीर्वाद था कि मैं वहां से बचकर आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें
और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।